नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के दैनिक क्विज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 17 मार्च को सुबह 11 बजे आपके लिए बिल्कुल निशुल्क एक वर्कशॉप आयोजित कराई जा रही है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के ऐप में। यहां पर आपको करना क्या है, इस वर्कशॉप का विषय है 2025 के लिए पाठ्यक्रम को समझना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, उस पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। इस वर्कशॉप को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहला प्रश्न, भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। भारत का चुनाव आयोग लोकसभा, राज्य विधानमंडल, पंचायत चुनाव के संचालन के लिए जिम्मेदार है। लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष निर्धारित होता है, जबकि राज्य विधानमंडल का जो कार्यकाल होता है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। काफी स्टैटिक प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसको कौन से कथन इसमें सही है, इसको वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए। अब जैसा कि न्यूज में आपको पता है कि जो कोविंद पैनल था वन नेशन वन इलेक्शन को लेके, तो उसने अपनी रिपोर्ट जो है यहां पर राष्ट्रपति को समर्पित करी है। यहां पर आप देखोगे इस पैनल में अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, हरीश साल्वे, ये सब लोग इस समिति में शामिल थे। इन्होंने अपना पूरा रिपोर्ट बनाया, कैसे साइमल्टेनियस पोल जिसको बोलते हैं, एक साथ इलेक्शन कैसे हो सकता है। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जब एक साथ इलेक्शन की बात यहां पर करी जा रही है तो यहां पर बात करी जा रही थी लोकसभा के अंदर, विधानसभा के चुनावों की बात, और जो स्थानीय सरकारें होती हैं, लोकल गवर्नमेंट होती है, उसके चुनाव। यहां पर विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराने की बात नहीं है, क्योंकि उसके चुनाव कराने का प्रोसीजर एकदम अलग होता है। तो इन पर वन नेशन वन इलेक्शन की जो रिपोर्ट थी वो यहां पर सौंपी गई। अब वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं। तो यहां पर देखिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आपको पता है। यहां पर पंचायत के चुनाव की बात आती है तो वो राज्य के चुनाव आयोग की बात होती है, ना कि यहां पर भारत का चुनाव आयोग। यहां पर लोकसभा की जो कार्यकाल होता है पहली बैठक से स्टार्ट होता है, सेम एज इट इज राज्य विधानमंडल का भी होता है, बट इसमें लिखा हुआ है कि राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित होता है, तो यह भी कथन गलत हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, संशोधन प्रक्रिया जो है उसमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको पता लगाना है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 368 आर्टिकल में दे रखी है। कोई भी संवैधानिक संशोधन का विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसके संघीय ढांचे के, जो हमारा संविधान का संघीय ढांचा होता है, उसमें अगर संशोधन की आवश्यकता है तो विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा यहां पर आप देखोगे अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। अब यहां पर जो पैनल ने साइमल्टेनियसली पोल्स रिकमेंड करें तो उन्होंने बताया कि हमें आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 के अंदर संशोधन करना पड़ेगा, इसीलिए वजह से मैंने संशोधन पे प्रश्न यहां पर लिया है। अब देखोगे पहला वाला कथन एकदम सही हो जाएगा, यहां पर केवल लोकसभा नहीं है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा और तीसरा वाला कथन भी एकदम सही है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा सी। वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क ट्रैफिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत यानी कि यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पौधों और जो पशु होते हैं उनका व्यापार प्रकृति संरक्षण के लिए खतरा ना हो। अब देखिए तमिलनाडु के अंदर इलीगल ट्रेड जो होता है, शार्क के बॉडी पार्ट्स यहां पर मिले और इसको सीज किया गया है ट्रैफिक के द्वारा। ट्रैफिक जो संस्था है इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, ठीक है। अब इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ऐसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर कैम्ब्रिज जो जगह है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। ट्रैफिक ये बेसिकली IUCN प्लस WWF, इन दोनों का एक संयुक्त उपक्रम है। यहां पर ये UN के अंदर नहीं आता, ये एक NGO की तरह काम करता है और इसको IUCN और WWF ने बनाया था। तो पहला वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा, दूसरा कथन एकदम सही हो जाएगा, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। वन अधिकार यानी कि फॉरेस्ट रिजर्व जो राइट्स एक्ट होते हैं उनके बारे में है, 2006 के बारे में। ध्यान से देखिए, कई बार ये चर्चा में रहता है। वन अधिकार अधिनियम व्यक्तिगत जो वन निवासी होते हैं या समुदाय होते हैं, दोनों को वन भूमि के कब्जे और उपयोग के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करता है, जिस पर वे परंपरागत रूप से कब्जा और उपयोग करते रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम ग्राम सभा को वन निवासी समुदायों में वन अधिकारों की मान्यता और अधिकार की प्रक्रिया शुरू कराने का अधिकार देता है। अब यहां पर जब भी हम लोग FRA 2006 की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर ना 13 दिसंबर
2005 ये एक डेट निकाली गई थी कि अगर कोई अपने वन अधिकार किस तरीके से मांग सकता है, कैसे वो अपील कर सकता है। तो 2005 से पहले उसकी अगर 3 पीढ़ियां, यानी कि एक अप्रोक्सीमेट यहां पर जो वर्ष दे रखे थे वो 75 वर्ष थे, तो 75 वर्ष तक अगर कोई वहां पर रहा है तो आराम से वो अपने अधिकारों को मांग सकता है। रहने का मतलब होता है कि वन के उत्पादों पर निर्भर रहता है, वन के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं उस पर उसकी आजीविका निर्भर रहती है पिछली 3 पीढ़ियों से, तब वो अपने अधिकारों को क्लेम कर सकता है। तो यहां पर आप देखोगे पहला वाला कथन भी सही हो जाएगा और दूसरा वाला कथन भी सही हो जाएगा, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, आपके सामने कुछ कथन दे रखे हैं, सही कथन का पता लगाना है। अब देखिए नागरिकता के ऊपर यह प्रश्न है, बहुत आसान स्टैटिक प्रश्न है। केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है, भारत के संदर्भ में बात करी जा रही है। केवल जन्म से ही कोई नागरिक राज्य का प्रमुख बन सकता है, यानी कि यहां पर प्रेसिडेंट की बात करी जा रही है। किसी विदेशी को एक बार नागरिकता मिल जाए तो उसके बाद किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता। देखिए पहला वाला कथन तो एकदम सही है, यहां जन्म से ही कोई राज्य प्रमुख बन सकता है ऐसा नहीं है, जन्म से भी हो सकता है और जो नेचुरलाइज्ड पर्सन होते हैं वो भी होते हैं। यहां पर एक बार नागरिकता मिलने के बाद कई सारे प्रावधान है जिसके जो अगर फॉलो कोई करता है या जिसके ऊपर अप्लाई करे जाते हैं तो उनकी सिटीजनशिप वापस से छीनी जा सकती है। तो ये वाला कथन भी गलत हो जाएगा, हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। आज के तथ्य में जो टॉपिक है वो क्या है, कृषि वानिकी। बहुत बार आपने इस टॉपिक को सुना होगा। देखिए कृषि वानिकी का बेसिक क्या होता है, आप इस फिगर को देखो, मैंने केवल फोटो रखी है आपके लिए, कोई डेटा नहीं रखा है, फोटो से आप समझने का प्रयास करो। यहां पर आपको यहां पर दिख रहे होंगे वृक्ष, ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा फसल उत्पादन हो रहा है यानी खेती हो रही है। इसी प्रकार यहां पर आप पशुपालन भी देखेंगे, ठीक है, जो घास के मैदान होते हैं वो भी। तो एक जगह पर वृक्ष भी आपको दिख रहा है, फॉरेस्ट भी दिख रहा है, एग्रीकल्चर भी दिख रहा है, एनिमल हस्बेंड्री भी दिख रही है। तीनों को जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, यहां पर कृषि वानिकी की। बेसिकली हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान से जरा एक चीज को देखो कि अगर यहां पर केवल हम एग्रीकल्चर करते तो जो वृक्ष होते हैं, मान लीजिए हम उसके लकड़ी से हम लोग बहुत सारा वुड इंडस्ट्री है पूरा, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो यहां पर हमने वुड्स को भी रखा है। तो इसको हम उगा रहे हैं क्योंकि इसकी लकड़ी का उपयोग हम लोग, जो हमारा कागज है उसकी लुगदी बनाने में करा जा सकता है, कई सारी इंडस्ट्री में लकड़ी का उपयोग भी करा जा सकता है। अगर हम केवल इतने एरिया में एग्रीकल्चर को उगाते तो हमें फॉरेस्ट के लिए दूसरा एरिया ढूंढना पड़ता, तो हमने एक ही जगह पर फॉरेस्ट एग्रीकल्चर दोनों का हम यहां पर समावेश देख रहे हैं। तो यहां से हमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी हम बढ़ रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है, प्लस यहां पर लकड़ी उद्योग के लिए हमें लकड़ी भी मिल रही है। पशुपालन यहां पर है तो आप देखोगे कि जो भी एनिमल के प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमको इसी जगह से मिल रहा है। तो किसानों की आय जो दुगनी करने वाली बात होती है, लाभ बढ़ाने वाली बात होती है, वो भी एंगल इसमें शामिल हो जाएगा। प्लस आप देखो अब जो इकोसिस्टम आपके सामने दिख रहा है, जैसे हम लोग पारितंत्र पढ़ते हैं, घास पारितंत्र, वनों का पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र, तो अब अगर एक आपको ऐसा इकोसिस्टम देखने को मिल रहा है जिसमें घास पारितंत्र, खेत की बात करें जो मैनमेड पारितंत्र होते हैं, और एक वृक्ष फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये सब कुछ आपको एक साथ देखने को मिल रहा है। तो यहां पर देखिए कितना ज्यादा कार्बन सिंक का काम कर रहा है, और हमारा टारगेट भी है कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड का इतना उत्सर्जन जो है वो कम करना है, तो हम उसमें भी हमारा सहायता दे सकता है। तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भी सहायता है, किसानों की आय दुगनी करने में भी, उत्पादकता को बढ़ाने में भी। अब यहां पर ना जो हमारी मृदा क्षरण हो जाती है, कभी कभी हमारा सॉइल इरोजन हो जाता है, हम यहां पर, अब देखो इतनी सारी मृदा में उत्पादकता है, इतने सारे पोषक तत्व मृदा को मिलेंगे जब यही सब पेड़ की पत्तियां टूट टूट के नीचे गिरेंगी, और जब अपघटक जो होंगे वो उनका अपघटन करेंगे तो इन्हीं का जो पोषक तत्व है मृदा में मिलेगा, तो मृदा हमारी कैसी बनेगी, फर्टाइल। तो हमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी कम करना पड़ेगा, तो सॉइल इरोजन को भी आप बचा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंबाइंड अप्रोच जो होती है उसी को हम लोग कृषि वानिकी के नाम से जानते हैं। तो आज ये था डेली क्विज का, मैं उम्मीद करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगेगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा आपको। आपसे मुलाकात होगी अगले डेली क्विज में कुछ नए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।